Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is linking organization strategy to human resource planning. हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को, हिकमत अमली को लिंक करेंगे, मिलाएंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। ये बेसिकली एचआरएम का चैप्टर नंबर 5 है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, और आज हम देखेंगे लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। The purpose of human resource planning is to determine what the organization's current employee requirement are as well as anticipate need for the future। अब ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल की प्लानिंग, इसका मकसद क्या है? ठीक है, अब इसका पर्पस जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इज टू डिटरमिन, ये पता लगाना है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन करंट एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदा एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की ज़रूरियात क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, उनमें क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एबिलिटीज़, क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात करना और एंटिसिपेट करना, अंदाज़ा लगाना फ्यूचर में हमें कितनी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है कि करंट में कितनी चाहिए और फ्यूचर में कितनी चाहिए होगी। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स, अब अंदाज़ा लगाना और जायज़ा करना अपनी करंट ह्यूमन रिसोर्स का, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक हिस्सा हो जाता है। Assessing current human resource begin by developing a profile of the organization current employees। अब करंट ह्यूमन रिसोर्स की जो असेसिंग अंदाज़ा लगाना है, इसकी शुरुआत तब हो जाती है जब हम डेवलप करते हैं एक प्रोफाइल, लिस्ट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की करंट एम्प्लॉयज़ की, कि अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, और क्या क्या उनकी जॉब्स की डिस्क्रिप्शन, तफसील वगैरह है पड़ी, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। This internal analysis include identifying the number of people and skill necessary to support business plan and evaluating the skills and strength of current staff। ये जो इंटरनल एनालिसिस किया जाता है, अंदरूनी तज्जिया या जायज़ा किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि आइडेंटिफाई करें नंबर ऑफ़ पीपल, कि सबसे पहले पता करें कितने तादाद है लोगों की जो हमारे पास काम कर रहे हैं, एंड स्किल्स नेसेसरी टू सपोर्ट बिजनेस प्लान, और क्या स्किल्स चाहिए, क्या काबिलियत चाहिए हमें जो सपोर्ट करे बिजनेस प्लान को, कि उन लोगों के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए जो हमारे कारोबार के मंसूबे हैं उनको सपोर्ट करें। एंड एवेल्युएटिंग स्किल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट स्टाफ, और हमारे करंट स्टाफ की स्किल्स क्या है, उनको उनकी ताकतें क्या हैं, हमें ये भी एवेल्युएट करना है। क्या बेहतरी आनी चाहिए, वो बेहतरी फिर ले आएंगे, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो फिर इसी तरह चलने देंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स कंटिन्यू हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS software make it easier for most organization to generate an effective and detailed human resource inventory report। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को बहुत ही आसान बना देती है। टू जनरेट एन इफेक्टिव एंड डिटेल ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी रिपोर्ट, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल की जो रिपोर्ट है, जो लिस्ट है, इन्वेंटरी है, वो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। उनकी तमाम डिटेल्स, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, सारी उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना दिया जाता है। द रिपोर्ट जनरेट बाय HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ कंप्लीट डिटेल अबाउट एम्प्लॉयज एजुकेशन, ट्रेनिंग, करंट पोजीशन, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, सैलरी पैकेजेस एंड स्पेशलाइज्ड स्किल एक्सेट्रा। अब जो रिपोर्ट जनरेट होती है ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत, जो एक सॉफ्टवेयर है, इस पर कंप्लीट डिटेल होती है एम्प्लॉय की एजुकेशन की, कि उसकी तालीम क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, तरबियत क्या हुई है या क्या होनी है, करंट पोजीशन क्या है, अभी वो क्या काम कर रहा है, किस ओहदे पे है, उसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड क्या है, उसके सैलरीज पैकेजेस क्या है, और वो किस स्किल्स में माहिर है। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाती है। HRIS is computerized system that assist in processing of human resource information। जो HRIS सिस्टम है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो असिस्ट करता है, मदद करता है HRM की इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों को मालूमात चाहिए वो आराम से ये सॉफ्टवेयर जो है उनको फराहम कर देता है। जिस तरह आजकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक मेडिकल स्टोर पर आप जाते हैं, मेडिसिन बताते हैं, वो कंप्यूटर पर टाइप करता है और लिखा हुआ आ जाता है कि ये मेडिसिन इतनी पड़ी है या इतनी नहीं पड़ी, तो उस मेडिसिन के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास फ़ौरन आ जाती है। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर जो है एम्प्लॉय के लिए बनाए जाते हैं, उनकी इन्वेंटरी के लिए, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स कंटिन्यू हो रहा है। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग के अब किस शख्स को प्रमोट करना है, किसी की जगह खाली हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है या कोई नई जगह आई है, तो उसके लिए एक बंदे को
ऊपर हमने लेके जाना, उसकी पोजीशन फिल करनी है। तो सक्सेशन प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉय दैट आर रेडी टू मूव इनटू मैनेजमेंट पोजीशन, ये मालूम करना कि कौन से एम्प्लॉय जो हैं अब वो इस काबिल हैं या वो रेडी हो चुके हैं कि वो मैनेजमेंट की पोजीशन पे जा सके, ठीक है, यानी कि वो अब अपर पोजीशन पे जा सके। ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर कंसर्न्ड अबाउट हैविंग अ सप्लाई ऑफ पीपल रेडी टू जंप into management position use succession planning to track individual that are ready to move into position of higher responsibility. Organization that are concerned about having supply of people ready to jump, जो organization concern होती हैं कि वो supply करें of people, supply of people ताकि वो jump कर सकें management पोजीशंस के ऊपर, यानी कि वो ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर जा सके। सपोज के वो पहले मैनेजर सेल्स था, अब वो सेल्स मैनेजर बन गया, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जंप करने वाले होते हैं, अब उनको सक्सेशन प्लानिंग करनी होती है पूरी की पूरी, उनको ट्रैक करना होता है उन इंडिविजुअल को कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं और ऊपर वाली पोजीशन पे जाने के लिए तैयार हैं। अब सेल्स टीम के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, दुकानदारों के पास जा रहे होते हैं। अब उन 10-12 में से एक हमने चुनना है, तो वो ट्रैक करना होगा कि कौन सा वो इंडिविजुअल है जो इस काबिल है, जो इस पोजीशन को हैंडल कर सकता है, जो सेल्स का मैनेजर बन सकता है, जो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को हैंडल करे। तो यही सक्सेशन प्लानिंग में करना होता है। एक और हमारे पास टर्म आती है असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, रिप्लेसमेंट चार्ट। Human resource management HRM organizational chart indicating position that may become vacant in the near future and the individual who may fill the vacancies. रिप्लेसमेंट चार्ट ये वो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो कि इंडिकेट करता है, जो बताता है कि मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर कौन सी पोजीशन जो है वो खाली होने वाली है और कौन वो शख्स है जो इस पोजीशन को हम भर सकता है। इस तरह से चार्ट बना दिए जाते हैं कि मिसाल के तौर पर ये शख्स इस एज में या इस वक्त रिटायर हो जाएगा, ये शख्स इस वक्त छोड़ के जाने वाला है, उसने पहले रिज़ाइन दे दिया है, महीने 2 महीने में छोड़ जाएगा, उसकी जगह कौन सा शख्स है जो कि इस काबिल है, ये चार्ट में सारी डिटेल होती है। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट चार्ट हो जाता है। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटरमिनिंग द डिमांड ऑफ लेबर। हमें पता लगाना है कि हमारे पास डिमांड कितनी है, लेबर की तलब कितनी है, हमें कितने लेबर चाहिए काम करने के लिए। वंस द असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करंट ह्यूमन रिसोर्स सिचुएशन हैज बीन मेड, इट्स टाइम टू डेवलप प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड। एक बार असेसमेंट हो जाए, जायज़ा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के करंट ह्यूमन रिसोर्स का, मौजूदा इंसानी वसाइल की सिचुएशन का, जब ये सब कुछ हो जाए, अब हम डिवेल्प करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। हम अब तजवीज़ बनाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की नीड क्या होगी, इसके बारे में हम तजवीज़ बना देते हैं, इसके बारे में हम रिपोर्ट बना देते हैं। दिस मीन्स performing a year-by-year analysis for every significant job level and type, creating human resource inventory. These inventory are usually comprehensive and complex. अब इसका मतलब यह है कि परफॉर्मिंग ईयर बाय ईयर एनालिसिस, जो साल दर साल हम एनालिसिस करते हैं हर जॉब की, हर सिग्निफिकेंट जॉब की लेवल का और उसकी टाइप का, कि जॉब की लेवल क्या है, उसका टाइप क्या है, उसके बारे में तमाम हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग अ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, उसके लिए हम इंसानी वसाइल की इन्वेंट्री लिस्ट बना रहे होते हैं कि कौन सा शख्स कौन सी डिग्री के साथ क्या क्या काम कर सकता है और किस टाइप की जॉब वो कर सकता है। ये जो इन्वेंट्रीज होती हैं, ये जो एम्प्लॉय की इन्वेंट्रीज होती हैं, लिस्ट होती हैं, ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वसी होती हैं और कॉम्प्लेक्स पेचीदा होती हैं, ठीक है। इनकी डिटेल बताई जाती है कि यार ये फ़लाँ जॉब है, इस लेवल की जॉब है, इस टाइप की जॉब है और ये शख्स जो इस काबिलियत के साथ इसको फिल कर सकता है। तो ये चीज़ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में बनाई जाती है और कॉम्प्लेक्स वसी पेचीदा भी होती है। Predicting the demand for workers require analysis of relevant variables such as change in sale, volume, economic factors, available technology, employee turnover rates, industry growth and demographic of the community and workforce. अब predict करना, फोरकास्ट करना कि डिमांड फॉर वर्कर्स की तलब कितनी होगी फ्यूचर के अंदर, इसमें हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जैसे कि चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, क्या हम अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या हम एक नई मार्केट को कवर करना चाहते हैं। तो अगर हम सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हमें नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे फ्यूचर में। अगर हमारा फ्यूचर गोल ये है कि सपोज करें मुल्तान में ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं लाहौर में भी काम करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो मुझे फ्यूचर में अपने एम्प्लॉयज़ कम करने पड़ेंगे। इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर, माशी हालत कैसे चल रही है,
रिसेशन का दौर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देती है। अगर बूम का दौर होता है, ऑर्गेनाइजेशन पीक पे जा रही है, ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना शुरू कर देती है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है, क्या जो हमारे करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, क्या उनकी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, या हमें नए एम्प्लॉयज़ लेके आने पड़ेंगे। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट, कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं जॉब्स को रेगुलर बेस पे, उस हिसाब से हमें नए लोगों की भर्ती करनी पड़ती है। इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी तरक्की कर रही है, उस हिसाब से हमें प्रोजेक्शन करनी पड़ती है, प्रिडिक्शन करनी पड़ती है डिमांड ऑफ लेबर की। एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड वर्कफोर्स, और जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ के डेमोग्राफिक्स, यानी कि वहाँ की अवाम कैसी है, उनकी एज फैक्टर क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, जो वो वहाँ की जो वर्क फोर्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कल्चर क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और तब भी जाके हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है फ्यूचर लेबर डिमांड की। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनिंग द डिमांड ऑफ लेबर भी हो जाता है, जो कि लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जामिन द इंटरनल लेबर सप्लाई। हमें एग्जामिनिंग करनी है इंटरनल लेबर सप्लाई के अंदर से ही, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई हमें लेबर मिल जाए, कोई जगह खाली हो जाए, कोई ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर दे, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो इस तरह से भी हम अंदर ही अंदर से लेबर की सप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, हमें बाहर से किसी को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। Estimating changes in internal supply require HRM to look at those factors that can either increase or decrease its employee base. अब एस्टिमेट करना चेंजेस इन इंटरनल सप्लाई रिक्वायर के अंदाज़ा लगाना कि चेंजिंग हो रही है इंटरनल सप्लाई की रिक्वायर्स के अंदर, तो HRM को देखना पड़ता है इन फैक्टर्स के अंदर दैट कैन ईदर, जो कि बढ़ा सकती है या कम कर सकती है इस एम्प्लॉय बेस, इनकी एम्प्लॉय की बुनियाद को। इंटरनल ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन मे और मे नॉट क्रिएट ओपनिंग फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट। अगर आप इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को एक यूनिट से दूसरे यूनिट मुंतकिल कर रहे हैं, और या आप अंदर से ही किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, आपने बाहर से हायर नहीं किया, एक एम्प्लॉय था सेल्स का काम करता था, उसको सेल्स मैनेजर बना दिया है, तो आपको बाहर के लिए कैंडिडेट के लिए जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपने एक जगह एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, दूसरी जगह वो फ्री था, वहाँ से भेज दिया, और आपने अपनी ही टीम के अंदर से किसी को प्रमोशन दे दी। इस तरह करने से आपको बाहर से किसी कैंडिडेट को, एक्सटर्नल कैंडिडेट को, और उनके लिए जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट डिपार्चर फ्रॉम द कंपनी or creating additional position require HR to find replacement with appropriate skills and experience from the external labor force। लेकिन डिपार्चर, अगर कोई कंपनी ही छोड़ के जा रहा है, कंपनी से ही रुखसत हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, या और क्रिएटिंग एडिशनल पोजीशन, हम कोई एक एक्स्ट्रा पोजीशन बना रहे हैं जो कि कोई एम्प्लॉय फिल नहीं कर सकता, तब एचआर को एक अच्छी रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, बेहतरीन मुतबादिल चाहिए होता है, जिसके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स हो, काबिलियत हो, एक्सपीरियंस हो, तजर्बा हो, एक्सटर्नल लेबर फोर्स से, बैरूनी जगह से, फिर हमें बाहर से लोगों को हायर करना पड़ेगा। Decrease in the internal supply can come about through retirement, dismissals, transfer out of the unit, layoffs, voluntary quits, sabbaticals, prolonged illness or death। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनल सप्लाई कम कर दी जाए और बाहर से लोगों को ज़्यादा हायर किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो रिटायरमेंट का होना ज़रूरी है कि लोग रिटायरमेंट लेना शुरू करते हैं। जब रिटायरमेंट होगी तभी हम बाहर से ले सकेंगे। डिसमिसल, किसी को नौकरी से निकाल दें, फिर आप बाहर से लेना शुरू कर देंगे, आपको इंटरनल सप्लाई की जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, आपकी इंटरनल सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, तब आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ट्रांसफ़र आउट ऑफ द यूनिट, अगर आप किसी को यूनिट से ही बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ले ऑफ टेम्परेरी किसी को निकाल देते हैं, तब आपको इंटरनल सप्लाई की ज़रूरत जो है वो कम पड़ेगी, आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। वॉलंटरी क्विट, कोई खुद से छोड़ के चला जाता है। सबैटिकल्स, ये सबैटिकल एक लीव होती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को अक्सर दी जाती है कि वो फर्दर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी से जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको लीव भी देती है और उनकी सैलरी भी देती रहती है, इसको सबैटिकल्स कहा जाता है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबे तक की बीमारी है, इलाज करवाना है, तो आपको लीव चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको लीव देगी, तो इंटरनल सप्लाई डिक्रीज होगी, आपको बाहर से कोई मंगवाना पड़ेगा, या आपकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। सम ऑफ दीज अकरेंस आर ऑब्वियसली इजीली टू प्रोटेक्ट देन अदर, ये जो रीजन हैं ये इजीली प्रिडिक्ट कर देती हैं कि हमें लेबर चाहिए होगा अदर देन कोई दूसरी रीजन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है एग्जामिनिंग द इंटरनल लेबर सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेयर विल न्यू वर्कर कम फ्रॉम, कहाँ से नए वर्कर आएंगे, ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि नए वर्कर्स हमने कहाँ से लेके आने हैं।
क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके ढूंढने हैं, या सोशल मीडिया पे ऐड दे देनी है, न्यूज़पेपर पे ऐड दे देनी है, या किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हमने खींचना है? ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि वेयर विल न्यू वर्कर्स कम फ्रॉम high school and colleges graduate other than school may also include men and women seeking full or part-time works, students seeking work to pay for their education or support themselves while in school, employee returning from military service, job seeker who have recently laid off and so on. हाई स्कूल से लेके कॉलेज ग्रेजुएट तक हमें स्टूडेंट चाहिए होते हैं। इनके अलावा अदर देन स्कूल्स के अलावा, कॉलेजेस के अलावा हम इंक्लूड कर सकते हैं कि कहाँ से नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, और वो वुमेन या वो मैन, वो मर्द या औरत जो सीख कर रहे हैं फुल टाइम पार्ट जॉब, जो कि पास आउट हो चुके हैं या पहले से कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब मिल सकती है। जिनको फुल जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। स्टूडेंट्स सीकिंग वर्क टू पे देयर एजुकेशन, कुछ ऐसे तालिब इल्म जो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी एजुकेशन की फ़ीस पे करने के लिए काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हमें वर्कर मिल सकते हैं। और स्पोर्ट जेम से वायलेंस स्कूल या अपने स्कूल्स में स्पोर्ट करना चाहते हैं, तो इनको भी हम रख सकते हैं जॉब के लिए। एम्प्लॉय रिटर्निंग फ्रॉम मिलिट्री, कोई एम्प्लॉय मिलिट्री का कोर्स पूरा करने गया था, वो मिलिट्री सर्विस से वापस आ रहा है, तो वहाँ से उसको अब जॉब करनी है, तो वहाँ उसको भी हम जॉब दे सकते हैं। जॉब सीकर हु हैव रिसेंटली लेड ऑफ एंड सो ऑन, कोई जॉब सीकर है जिसने अभी कोई पिछली जॉब छोड़ी है और अब वो जॉब चाहता है, तो वहाँ से भी हमारे पास लोग आ सकते हैं जिनको हम हायर कर सकते हैं। इसी तरह से सो ऑन और भी बहुत से लोग हैं जो जॉब कर सकते हैं। कोई रिटायर हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट भी उसको हायर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में रिटायरमेंट की कोई खास एज नहीं होती। तो वो जैसे कि हमारे आर्मी वाले रिटायर्ड होते हैं, वो किसी भी इदारे के हेड जाके बन जाते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को अक्सर नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ से हम स्कूल, कॉलेजेस, कहीं से भी कोई मैन है, कोई वुमेन है जो जॉब चाहता है, या कोई मिलिट्री सर्विस से वापस आया जॉब चाहता है, तो यहाँ से हमें लोग मिल जाते हैं जहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैचिंग लेबर डिमांड एंड सप्लाई, मैच करना लेबर की तलब को और उनकी सप्लाई को, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ लिंक की जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इज टू ब्रिंग टुगेदर द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर वर्कर्स एंड द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बोथ करंट एंड फ्यूचर। अब मकसद क्या है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का, रोजगार की प्लानिंग का, एम्प्लॉय की प्लानिंग का, कि हम ब्रिंग कर सकें टुगेदर फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डिमांड, के फ्यूचर में हमारी एम्प्लॉय की डिमांड क्या होगी, हमारे वर्कर्स की डिमांड क्या होगी, तलब क्या होगी, और सप्लाई कितनी है ह्यूमन रिसोर्स की, इंसानी वसाइल की सप्लाई कितनी है, ठीक है। इन दोनों को मैच करना बड़ा ज़रूरी होता है। यही मकसद होता है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का। जो लोग हमें चाहिए वो अवेलेबल भी होने चाहिए, बहुत करंट मौजूदा सूरत हाल में भी, फ्यूचर की सूरत हाल में भी। ओवरस्टाफिंग में मीन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मैनी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ विद रॉन्ग स्किल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ हो गया, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट इदारों में ऐसे ही होता है, काम ज़्यादा लोग हायर किए हुए होते हैं और काम कुछ नहीं कर रहे होते, वेले बैठे होते हैं। तो इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर स्टाफिंग हो जाए, एम्प्लॉय की तादाद बहुत बढ़ जाए, या आपने, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने या तो ओवर स्टाफिंग कर ली है या आपने गलत लोगों को भर्ती कर लिया, जिसकी वजह से आपको नए लोगों को भी भर्ती करना पड़ेगा उनका काम करने के लिए। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, HRM मस्ट डाउन साइज द वर्कफोर्स आल्सो का रिडक्शन इन द फोर्स डाउन साइजिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डाउन साइज करना पड़ता है, अपनी वर्कफोर्स को कम करना पड़ता है, नीचे की तरफ लेके आना पड़ता है, जिसमें यानी कि अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। आल्सो का रिडक्शन इन द फोर्स, इसको रिडक्शन इन द फोर्स भी कहा जाता है, RIF, कि अपनी वर्कफोर्स के अंदर कमी करना, डाउन साइजिंग करना, उनको कम कर देना। तो ये हम सप्लाई और डिमांड को मैच कर रहे हैं कि तलब इतनी है, समटाइम कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो हमें बाहर से ज़्यादा चाहिए होते हैं, समटाइम डिमांड कम होती है, हमारे पास पहले से ज़्यादा इंप्लॉयज़ होते हैं तो उनको भी निकालना पड़ जाता है, ठीक है। फाइनली हमारे पास डायग्राम है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की पूरा एक ढांचा दिया हुआ है कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है, सबसे पहले डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, के ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन करने के बाद हमें स्टैब्लिश करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि जब हम मिशन को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं हमारे, ठीक है। उसमें करना है, फिर क्या करना है, असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स, कि हमारी मौजूदा एम्प्लॉय के रिसोर्सेज वसाइल कितने हैं, इनका हमें अंदाज़ा तज्जिया करना है, जायज़ा करना है। HRM जॉब एनालिसिस, जॉब का तज्जिया करना है कि जॉब है क्या, जॉब में तफसील क्या है, जॉब में ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगी, जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी पता लगाना। इसके बाद हमें डिमांड फॉर लेबर, डिमांड की तलब कितनी है हमें वो पता करना है, और ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कैसी है।
आने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनके वसाइल कैसे हैं, लेबर कैसी है, उनका पता लगाना है। कंपेयर डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फिर हमें मैच करना है, कंपेयर करना है डिमांड की और सप्लाई की ह्यूमन रिसोर्स की, और उनके बारे में हमें कंपैरिजन करना है। जब ये हो जाए तो डिमांड एक्सीड सप्लाई तो रिक्रूटमेंट, सप्लाई एक्सीड डिमांड तो रिडक्शन। अगर डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से कि जब हमारे पास जो लेबर है वो उनकी तलब और हो हमारे पास, तो हम हायर करेंगे। जितनी है वो कम है, हमें और चाहिए तो हम हायर करेंगे। लेकिन हमारे पास लेबर ज़्यादा है, जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा, सप्लाइड एक्सीड डिमांड के, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो हम फिर रिडक्शन करना, डाउन साइजिंग करना शुरू कर देंगे, निकालना शुरू कर देंगे एम्प्लॉय को। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को डायग्राम के अंदर समराइज कर देंगे, जो हमने सारा पढ़ा है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे पहुंचा है, दी एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कीप सब्सक्राइबिंग भी, मुझे आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा तलब है, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा काम करने की। तो कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।